सन 1970 PTV होम के स्टूडियो में शदीद गर्मी होने के बावजूद अवाम का ठाटे मारता हुआ समंदर एक आवाज के लिए मुंतजर है। ख़वातीन व हज़रात, आपकी खिदमत में ज़िया मुहियुद्दीन। शुक्रिया शुक्रिया। मैं चाहता हूँ कुछ तालियां आप बचा के रखिए, शायद मुझे फिर आपके सामने आने का मौका मिले। इस शदीद गर्मी में जहाँ पे लोग अपने इनविटेशन कार्ड से पसीने पोंछ रहे थे, इस आलम में भी लोग खड़े होकर तालियां बजाना शुरू हो गए। और ये सिर्फ शुरुआत की बात नहीं थी, नहीं, वो इख्तिताम तक वहीं बैठे रहे। इस शो के अंदर कई मौसर शख्सियात, जिनमें मुश्ताक अहमद यूसुफी, जोश साहब, जुल्फ़िकार अली बुखारी और सियासी शख्सियात जैसे कि नुसरत भुट्टो, जो बेनज़ीर भुट्टो की वालिदा है, वो भी आई थी। शो बहुत अच्छा चल रहा था, लोगों को पसंद आ रहा था, लेकिन इतने कामयाब शो को बस इन 3 साल की महदूद मुद्दत में बंद करके ख़त्म कर देना, समथिंग डजंट एड्स अप हियर। अब इसकी वजह आमतौर पे ज़िया साहब अपनी तबीयत का किसी और तरफ माइल होना बताते हैं। वो कहते हैं कि वो थिएटर और अदाकारी में ज़्यादा रहना चाहते थे और ये होस्टिंग वगैरह वो नहीं करना चाहते। मगर इस डॉक्यूमेंट्री की रिसर्च के दौरान मेरे सामने ऐसी हैरानकुन हकीकत आई जिसको मैं आपके सामने प्ले करना चाहता हूँ। नुसरत भुट्टो से मुझे आके आप आइए, तो मान लें। तो जब वो आई तो चल के हुकूमत के जो अरबाब हल्लो इक़्तिदार हैं उनकी घंटियां बज गई, वहाँ से उड़ के लोग आए मुझसे कि आपने उन्हें क्यों बुलाया। और मैं कह रहा हूँ कि बुलाया जिस तरह, यानी अब मतलब ये कि मैं हमेशा पूछा करूँगा कि इसको बुलाना है। और आपका क्या ख्याल है कि अगर वो आ जाएंगी इस प्रोग्राम में, तो जो मौजूदा हुकूमत है इसलिए बुलाया है कि वो कहें कि भाई पाकिस्तान के अवाम तुम बगावत करो और इस हुकूमत का तख्ता उलट दो, कि ये मकसद है। बिल्कुल बिल्कुल यही अल्फाज थे। ये और ऐसे कई राज आज की इस दास्तान में हम आपके सामने खोलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमारी एक दरख्वास्त है। हम आपके लिए इतनी मेहनत करके, रिसर्च करके कंटेंट लेकर आते हैं, आप थोड़ा सा जहमत करके अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो हम आपके आभारी होंगे। सन 1950, जगह बरतानिया का एक होटल। एक मेहनत कश तालिबे इल्म हिजरत करके बैरून मुल्क तालीम हासिल करने आया है। वो अपनी तालीम के भारी अखराजात उठाने के लिए होटल में बर्तन तक मांज रहा है। होटल के मालिक का दिल इतना कोई पत्थर है कि ये अपने काम करने वालों को बर्तन से उधेड़ी भी खुरचन भी नहीं देता और उन्हें अपना खाना पानी भी खुद ही करना पड़ता है। पर इस बात का किसको इल्म था कि ये नौजवान आगे जाके पाकिस्तान का बेहतरीन फनकार, अदाकार, अदीब, होस्ट और हाँ, ओरेटर, जिनकी सलीस उर्दू शायरी आज तक सोशल मीडिया पर वायरल नजर आती है। भाई यही तो है लेजेंड, कि इंसान के मरने के बाद भी उसका काम वायरल होता रहे। 20 जून सन 1931 लैलपुर, जो अब फैसलाबाद के नाम से जाना जाता है, वहां पर एक बच्चा पैदा होता है। इस बच्चे के वालिद खालिद मुहियुद्दीन इस बच्चे को ज़िया के नाम से पुकारते हैं। आपके वालिद खालिद मुहियुद्दीन फ़नून मौसीकी, तदरीसी, अदीबत और शायरी के सरपरस्त थे। बाप का इल्म न बेटे को अगर असबर हो, फिर पिसर काबिल मीरा से पिदर क्यों कर हो। ये बताता चलूं कि इकबाल के ये अल्फाज मेरे जैसे जेनजी के लिए महज अल्फाज ही थे, मगर ज़िया साहब ने अपनी फन से, अपनी आवाज से इन अल्फाज में जान डाली, और ऐसी जान डाली कि वो सुनने वाले को बेइंतहा मुतासर करती। ज़िया साहब बचपन से ही अपने अंदर परफॉर्मिंग आर्ट्स और थिएटर की लगन को महसूस करते थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने फरमाया कि जब उन्होंने जिंदगी में पहली बार स्टेज पे जाकर तकरीर की तो उन्हें अपने अंदर पैदा होने वाली कैफियत, जिसको आमतौर पे परफॉर्मेंस एंजाइटी और स्टेज फ्राइट के नाम से जाना जाता है, उन्हें वो कैफियत बहुत पसंद आई। बस तब से उन्हें पता चल गया कि उनका पैशन, उनकी लगन, उनका जस्तजू और उनकी तबीयत किस तरफ माइल, यही जस्तजू उन्हें पाकिस्तान से इंग्लिस्तान ले आई और बीच में ऑस्ट्रेलिया का भी सफ़र करा लाई। ज़िया साहब की उम्र लगभग 30 साल ही होगी जब वो ऑस्ट्रेलिया गए और वहाँ पे उन्होंने रेडियो की तरबियत और तालीम हासिल की। उसके बाद उन्होंने इंग्लिस्तान की यूनिवर्सिटी
रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स यानी जिसको प्यार से राडा भी कहा जाता है, वहाँ पे उन्होंने अपनी अदाकारी की तरबियत और तालीम हासिल। उनके वहाँ के दाखिले की भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी वो सुनाते हैं। जिया साहब बताते हैं कि जब उन्होंने अपना ऑडिशन दिया तो उनके सामने महज अंधेरा था और वो स्टेज पर थे, सामने कुछ जज बैठे हुए थे, लेकिन चूंकि अंधेरा इतना शदीद था कि वो जज की शक्लें नहीं देख पाते थे। जिया साहब ने अपना परफॉर्म किया और उनकी परफॉर्मेंस से मुतासिर होकर जजेस ने उनको दाखिला दे दिया। मगर बाद में जब उन्हें दाखिला मिल चुका था तो जिया साहब को एक बड़ी अच्छी बात पता चलती है जिससे उनका दिल बाग बाग हो गया। वो ये कि उन जजेस में से एक थे जॉन गिलगुड साहब। आप लोग इन्हें नहीं जानते हो, लेकिन जिया साहब के लिए जॉन गिलगुड शाहरुख खान की हैसियत रखते थे। दरअसल जॉन गिलगुड साहब शेक्सपियर के दीवाने थे और वो अपने रेडियो पे शेक्सपियर के खेल को बहुत ही अच्छे अंदाज में पढ़ा करते थे। जिया साहब उनसे बहुत मुतासिर थे। शेक्सपियर ने कहा है कि am I a coward? Who calls me villain? Breaks my pate across, plucks me by the beard and blows it in my face, tweaks me by the nose and gives me the lie of the throat. Who does me this, huh? और ये जानकर कि जॉन गिलगुड जो उनके आइडल की हैसियत रखते थे, उनकी परफॉर्मेंस को अप्रूव करके उन्हें दाखिला दिया है, ये जान के वो बहुत 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 खुश हुए। ये कोई 21वीं सदी की फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम तो था नहीं। जिया साहब को अपना खाना पीना, सिगरेट खर्चा और सबसे बढ़कर फीस के अखराजात खुद ही उठाने पड़ते थे, जिसके लिए उन्हें सख्त दुश्वारियां और मेहनत करनी पड़ती थी। मगर चंद अरसे बाद असातिज़ा ने उनकी तालिब इल्मियत की जुस्तजू को मद्देनजर रखते हुए उनकी फीस माफ कर दी। ये बहुत बड़ा एजाज था उनके लिए। मगर वो इस इनायत के लिए एक और वजह भी बताते हैं। वो ये कहते हैं कि पूरी राडा यूनिवर्सिटी में वो वाहिद मशरिकी इंसान थे, जिससे मतलब यह है कि वो अकेले ईस्ट के बंदे थे, ना कोई बंगाली, ना कोई अफगानी, ना कोई हिंदुस्तानी, बस एक पाकिस्तानी, यंग पाकिस्तानी। ये बात हर पाकिस्तानी के लिए बेइंतहा फख्र की हामिल है। मगर पाकिस्तानियों के फख्र की महराज अभी थोड़ी देर बाद होगी। बकौल जिया साहब के, उन्होंने रेडियो और टीवी पे इतने शोज और इतनी फिल्में की हैं कि अब उन्हें याद भी नहीं कि उन्होंने कितनी फिल्में। सब में सबसे मुनफरिद फिल्म जो इनकी शोहरत की वजह भी बनती है, अ पैसेज टू इंडिया, जिसके अदीब जिया साहब के काम से बेइंतहा मुतासिर हुए और इनका मुस्तकबिल रोशन होता चला गया। मगर इस शोहरत ने अपने अरूज को चंद अरसे बाद पहुंचना था, जब इनकी फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया भी बहुत मशहूर हुई और फिर उन्हें काम करने के मौके मजीद मिलते रहे। ये बात भी काबिल जिक्र है कि जिया साहब उन चंद गिने चुने पाकिस्तानियों में से हैं जिन्होंने हॉलीवुड की फिल्मों में काम किया है। जिया साहब न सिर्फ पहले पाकिस्तानी हॉलीवुड एक्टर हैं, बल्कि अभी थोड़ी देर बाद आप ये भी जानने वाले हैं कि जिया साहब पाकिस्तान के पहले होस्ट और कंपेयर भी बन चुके हैं। आइए कैसे। बैरून मुल्क की आबो हवा ने उन्हें परेशान कर दिया। वो चाहते थे कि अब वो वापस अपने वतन लौटकर अदाकारी फनकारी को मजीद बढ़ाए, और उन्होंने यहाँ आके मशहूर ज़माना शो, जिसका मैंने शुरुआत में भी जिक्र किया था, ज़िया मोहिउद्दीन शो की तामील की। इस तरह ये पाकिस्तान के पहले कंपेयर और होस्ट की हैसियत से भी जाने जाते हैं। मशहूर गुलकार मोइन अख्तर ने अपनी पहचान इसी शो से बनाई। मुलाहिज़ा फरमाइए, पुराने वक्तों की औरतें नहाने के बाद बाल कैसे बनाया करती हैं? मगर इस शो को जिया साहब की तबीयत का माइल ना होने की वजह से और आर्टिस्टिक फ्रीडम की भी कमी होने की वजह से बंद करना पड़ा, और फिर आया ज़ियाउल हक का दौर। एक ज़िया ने दूसरे ज़िया को उकता दिया। दरअसल ज़िया साहब की शिद्दत पसंद रिलीजियस पॉलिसीज को और आर्टिस्टिक फ्रीडम की कमी होने की वजह से उकता गए थे, और वो मुल्क छोड़ के एक और बार बैरून मुल्क गए।
اس بار ان کا مستقبل پہلے سے زیادہ روشن تھا کہ جب انسان اپنے دل اور دماغ سے پوری خلوص سے کام کرے تو کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ ضیاء صاحب نے بھی یہی کیا۔ ان کے اندر لگن تھی، جستجو تھی، جس کی وجہ سے جہاں سے انہوں نے اپنے کیریئر کو برطانیہ میں چھوڑا تھا وہیں سے اس کا آغاز ہوا، اور ایسا ہوا جیسا پہلے کبھی نہ ہوا۔ اب نہ صرف وہ اداکار کی حیثیت سے برطانیہ میں تھے بلکہ اب وہ ادیب بھی بن چکے تھے، اور انہوں نے کئی ریڈیو اور فلموں کی ڈائریکٹرشپ بھی کری۔ مگر اس وطن کی مٹی نے پھر تڑپایا اور وہ پھر پاکستان آ گئے۔ لیگیسی جس کے بغیر یہ ویڈیو ادھوری ہے وہ ہے نیپا، نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس۔ اس اکیڈمی کا انہیں بانی اور صدر کی حیثیت دی گئی۔ انہوں نے یہاں پہ انتھک محنت کی اس لیے کہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے ملک میں کلاسیکل تھیٹر کا کام پھر سے شروع ہو۔ انہوں نے یہاں پہ شیکسپیئر کے کھیل کرائے جن میں رومیو اور جولیٹ کو اردو میں ترجمہ کر کر پرفارم کروایا، اور اس کو انہوں نے ڈائریکٹ کیا۔ ایک اور کام جو ضیاء صاحب کرتے تھے وہ یہ کہ وہ اس اکیڈمی میں ڈکشن بھی پڑھایا کرتے تھے۔ انہوں نے یہاں مرتے دم تک کام کیا۔ جب تک دم میں دم ہے کام کرتے رہو، ورنہ تو سوائے مایوسیوں کے اور سوائے مجبوریوں کے اور جو آپ حالات آج کل کے دیکھ رہے ہیں ان میں اس زندگی کرنے کو کہاں سے جگر آوے، جب نام تیرا لیجے تب چشم بھر آوے۔ بھائی وہ ریٹائرمنٹ کے سخت خلاف تھے۔ وہ کہتے تھے I will work hard as long as I die، اور انہوں نے اس بات کو ثابت بھی کر کے دکھایا۔ شیکسپیئر کا دوسرا شو جو پہلے شو کی طرح بہت مشہور ہے، ہیملٹ، اس کی بھی ادائیگی کے لیے تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھی کہ ان کا بلاوا آ گیا۔ اکتوبر 2022 ہر اداکار اور فنکار کے اوپر بہت سخت گزری، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ضیاء صاحب جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ ان کی اداکاری، ان کی اردو کی ادائیگی، ان کا لہجہ، ان کا لہن، اس کا کوئی نیم البدل ہی نہیں۔ اس پوری ڈاکیومنٹری کے اندر میں نے کہیں بھی ان کی شادی اور بچوں کا ذکر نہیں کیا۔ وہ اس لیے کیونکہ ضیاء صاحب خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ ایک اچھے فیملی مین نہیں تھے۔ وہ اپنے خاندان والوں کو، اپنی بیگمات کو اور اپنے بچوں کو ٹھیک سے ٹائم نہیں دے پاتے۔ He was an extremely workaholic person۔ تھیٹر سے انہیں بہت لگن تھی۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ تھیٹر کے اندر ہوتے ہیں تو he really feels at home، انہیں وہ اپنے گھر جیسا لگتا ہے۔ نیپا کے ساتھ ہی جو ایک اور لیگیسی انہوں نے مرتے دم تک رکھی وہ تھی ان کی سلیس اردو میں پڑھی ہوئی شاعری، جس کا کوئی نیم البدل نہیں۔ ویسے اس نیم البدل کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتا، اس کے جیسا کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا، اور اس بات کا اعتراف میں نہیں کر رہا، ریختہ فاؤنڈیشن کے اونرز کر رہے ہیں، ACP ریڈنگز کے ڈائریکٹرز کر رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر مشہور زمانہ اداکار بھی کر رہے ہیں۔ ضیاء صاحب نے اس بات کو محسوس کیا کہ لوگ اردو کو بے انتہا حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اب جس نے بھی اردو کی تاریخ پڑھی ہوگی اسے یہ بات معلوم ہوگی کہ اردو ایک شاہی زبان کی حیثیت رکھنے والی زبان تھی، مگر افسوس آج ہم اسی طرح اردو کو ایک حقیر زبان سمجھتے ہیں اور اردو بولنے والوں کو تھرڈ کلاس سمجھتے ہیں، مگر اپنے تصورات کا دھبا ہماری تہذیب پر چھوڑ گئے۔ بس پھر ضیاء صاحب نے مرتے دم تک اردو کی خیر خواہی کے لیے کام کرنا شروع کر دیا، پھر وہ چاہے ACP ریڈنگز ہو یا عالمی جشن ریختہ۔ ان کا پڑھا ہوا کلام بے انتہا پسندیدگی اور ان کا پڑھا کلام بہت ہی پسندیدگی سے سنا جاتا تھا۔ اور یار پرسنلی نا میں ضیاء صاحب کے پڑھے ہوئے اقبال کے کلام کا بہت بڑا فین ہوں۔ میرے سامنے یہ ریل کی شکل میں آیا تھا ان کا پڑھا ہوا کلام جواب شکوہ، جو یقیناً آپ نے بھی سنا ہوگا، بس آپ جانتے نہیں ہوں گے کس نے پڑھا ہے۔ اقبال کا کلام بہترین کلام ہے، لیکن وہ میرے جیسے جینزی کے لیے محض صرف کلام ہے۔ اس کلام میں جان ڈالنے والا، روح ڈالنے والا اور اس کو مؤثر بنانے والا اگر کوئی شخص ہے
تو وہ ضیاء صاحب ہیں۔ حاصل گفتگو یہ ہے کہ ضیاء صاحب اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ اگر کوئی انسان محنت کش ہو، اس کے اندر لگن ہو، جستجو ہو، تو وہ اس سے کامیاب ضرور ہوتا ہے۔ آج کل نوجوانوں کا ایک بہت ہی خطرناک المیہ بن چکا ہے کہ ہم کام نہیں کریں گے۔ اب اس المیہ میں تھوڑا سا کردار ہمارے کچھ سوشل میڈیا انفلوئنسرز کا بھی ہے، جنہوں نے اس بات کو پہنچایا اپنی آڈینس تک، جنہوں نے پاکستانیوں کو یہ سکھایا کہ کچھ نہ کر کے بھی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ لوگ کہ ان میں سے چند انفلوئنسرز یا تو جیلوں میں ہیں یا ملک سے فرار ہیں۔ تو میرے دوست، محنت کرنے والوں کو ہی صلہ ملتا ہے۔ ضیاء صاحب نے محنت کی اور وہ کامیابی کی ایسی سربلندیوں پر پہنچے جس پر آج تک کوئی اور پاکستان اداکار، فنکار، گلوکار مشکل سے ہی پہنچا ہے۔